वेलकम टू एडुकेमी। माय नेम इज रोहित कुमार। हमने पिछले वीडियो में गुप्ता एम्पायर से संबंधित बातों को हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे। हमने गुप्ता एम्पायर फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोगों ने पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे गुप्ता साम्राज्य की स्थापना हुई और किस प्रकार से गुप्ता साम्राज्य का विस्तार हुआ और विस्तार करने में किनका किनका हाथ रहा। सबसे पहले हमने देखा कि गुप्ता साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर श्री हरिगुप्ता आए। श्री हरिगुप्ता के पुत्र घटोत्कच गुप्त आए और घटोत्कच के पुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक गुप्ता एम्पायर का शासक माना गया या संस्थापक माना गया और उन्होंने अपने वैवाहिक संबंधित नीतियों को बनाकर लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर मगध एम्पायर को गुप्ता साम्राज्य को विस्तार किया। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने समुद्रगुप्त की कहानी पढ़ी और समुद्रगुप्त को आखिर क्यों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसकी कहानी भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था। उसके बाद जो आने वाले राजा और शासक हुए वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है और उनके शासनकाल या गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल को आखिर स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसकी पूरी कहानी हमने पिछले अध्याय में देखा था। आज अभी जो है हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर में हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आखिर क्या हुआ। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के बाद 415 ईसा पूर्व में उनका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम जो है गुप्ता एम्पायर की राजगद्दी को संभालते हैं। अर्थात गुप्ता एम्पायर के राजगद्दी के शासक के तौर पर कुमार गुप्ता स्थापित होते हैं। वही कुमार गुप्त वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो ध्रुव देवी का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी का सबसे बड़ा पुत्र था। ये कुमार गुप्त की बात कर रहा हूं। यहां तक कि गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का एक छोटा भाई था। कुमार गुप्त के छोटा भाई हुआ करते थे। अब इसके साथ अब सवाल यह है कि जो गोविंद गुप्त हुआ करते थे, जब कुमार गुप्त गुप्ता साम्राज्य की राजगद्दी को संभालने के बाद गोविंद गुप्त उसके छोटे भाई को वैशाली के राज्यपाल के तौर पर बना देता है। क्योंकि आपने देखा पिछले अध्याय में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी उज्जैन में बना दी थी, है ना। वो वैशाली के राज्यपाल के तौर पर अपने छोटे भाई को भेज देते हैं। इसके साथ कुमार गुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में समुद्रगुप्त के समरूप दक्षिण भारत के विजय अभियान को चलाया। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को चलाया था और उस विजय अभियान के माध्यम से पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के सभी सीमाओं पर गुप्त साम्राज्य को उसने फैलाया, उसी प्रकार से कुमार गुप्त ने भी अपने दादा के ही पथ पर चलकर उन्हें मगध के साम्राज्य को आगे विस्तार किया। और कुमार गुप्त ने समुद्रगुप्त की ही तरह उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। क्योंकि आपने देखा था उसमें कि भाई समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ करवाया। अश्वमेघ की कहानी आप हर जगह सुनने को मिलता है। रामायण में भी आपने अश्वमेघ के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से जब राम जो अयोध्या से लौट कर आते हैं तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और उस अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से उन्होंने आसपास के सभी राज्यों को अपने राज्य में उन्होंने सम्मिलित कर लेते हैं। अश्वमेघ एक तरीके से एक चिन्ह है, एक स्वतंत्र और एक समृद्ध और शक्तिशाली शासक के रूप में एक चिन्ह के तौर पर इस अश्वमेघ को आपको देखने को मिलता है। तो अश्वमेघ यज्ञ कुमार गुप्त के द्वारा भी कराया गया था, अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त के द्वारा भी कराया गया था, तथा साथ साथ समुद्रगुप्त ने की ही तरह कुमार गुप्त प्रथम ने भी सिक्के चलाए थे। आपने देखा भाई कि ये अपने दादा के ही पथ पर आप कदमों पर चलकर वैसा ही कार्य उनके द्वारा भी किया जा रहा था। यहां तक कि एक अभिलेख मिलरकंद अभिलेख से मालूम पड़ता है कि कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल
काफी सुव्यवस्था और शांति का शासन काल के तौर पर देखा जाता है। काफी व्यवस्थित, शांति, समन्वय और बेहतरीन उस वक्त के शासन के काल पर देखा जाता है। यहां तक कि अपने साम्राज्य को संयोजित और सुखद बनाने के लिए उन्हें कई ऐसे शांतिपूर्ण कार्य भी किए। मतलब उन्होंने समन्वय को स्थापित किया, एक शांति समृद्धि को भी स्थापित अपने राज्य में। आपको ये उन्होंने कुमार गुप्त ने किया। यहां तक कि बहुत सारे उन्होंने कार्य किए जो इन्होंने इतिहास के पन्नों में एक बेहतरीन राजा के तौर पर माना जाता है। यहां तक कि कुमार गुप्त प्रथम ने भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम तथा द्वितीय की तरह कई उपाधियों का धारण किया। आपने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की, यहां तक कि श्रीगुप्त संस्थापक ने अधिराज की उपाधि धारण की, यहां तक कि राजधिराज की भी उपाधि से प्राप्त की। उसी प्रकार से कुमार गुप्त ने भी श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, महेंद्र दिव्य और श्री महेंद्र जैसे बहुत सारी उपाधियों के साथ उसको अपने आप को सम्मानित करते हैं। बहुत सारे श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, इस प्रकार के कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको उपाधि, तो आपको विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, और आपके ऑप्शन में, आपके विकल्प में हो सकता है कुमार गुप्त होगा, आपके ऑप्शन में हो सकता है श्री चंद्रगुप्त प्रथम हो सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय दे सकता है, समुद्रगुप्त दे सकता है। तो काफी कंफ्यूजन होगा, तो बेहतर होगा इस उपाधि को याद करें ताकि आपके एग्जाम के लिए वो बेहतर हो। तो कुमार गुप्त ने श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, महेंद्र दिव्य और श्री महेंद्र जैसे कई उपाधि धारण उन्होंने किया। यहां तक कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, या कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक मानी जाती है, कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के शासन काल में। लेकिन ये याद रखिएगा कि कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ना कि इनके द्वारा स्थापना की गई है ना। वो पाला डायनेस्टी के शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। लेकिन हाँ, उस वक्त का शासन काल जो था वो कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल था। तो इस प्रकार से इनके शासन काल काफी समृद्धि और शांति भरा और रहा है। 455 ईसा पूर्व में कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है और करीब कुमार गुप्त ने 455 ईसा में मृत्यु के बाद करीब 40 वर्षों तक अपने साम्राज्य में वो शासन किया। हालांकि इसके अलावा कुमार गुप्त प्रथम की अगर आप बात करेंगे तो वो वैष्णव के धर्मानुयायी के तौर पर माने जाते हैं। मतलब कि वैष्णव धर्मानुयायी थे, उन्होंने धर्म संहिता नीति का भी पालन किया था। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि जब आप मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी में 3 प्रमुख राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म के अनुयायी के तौर पर। उनके पुत्र बिंदुसार हुए, बिंदुसार ने आजीविका संप्रदाय को अपनाया। वहीं पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। लेकिन अशोक ने ब्रह्मवाद को कम किया। ब्रह्मवादी जो विचारधारा उस वक्त थी, उस ब्रह्मवादी विचारधारा अशोक के शासन काल में कम देखने को मिलता है। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, भारत के सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म पूरी तरीके से फैल जाता है। आसपास के सारे राज्य, चीन, जापान, श्रीलंका से लेकर हर जगह बुद्धिज्म फैल, मतलब बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। लेकिन गुप्ता शासन काल में जब आप आएंगे देखेंगे तो गुप्ता शासन काल में फिर से वैष्णविज्म आगे ऊपर आता है। मौर्य डायनेस्टी के बाद, मौर्य शासन वंश के बाद जब पुष्पमित्र शासन गद्दी पर जब आता है, पुष्पमित्र सुंगा डायनेस्टी जब आता है, तो सुंगा डायनेस्टी में बौद्धिज्म को कम कर दिया जाता है और ब्रह्मवाद फिर से आता है। और गुप्ता साम्राज्य आते आते, गुप्ता डायनेस्टी आते आते वैष्णविज्म की विचारधारा शुरू हो जाती है। और इसी शासनकाल में रामायण, महाभारत जैसे बहुत सारे पुराणों की रचना हुई। यहां तक कि त्रिदेव, जिसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा और विचारधारा इसी शासनकाल में देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि गुप्ता साम्राज्य को 2 नजरिए से देखा जा सकता है।
एक डार्क फेजेस को देख सकते हैं और दूसरी तरफ ब्राइट फेजेस। एक तरफ गुप्ता साम्राज्यवाद को स्वर्ण काल कहा जाता है ना, एक तरफ स्वर्ण काल कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ समाज के अंदर में बहुत सारी कुरीतियों का जन्म जो है इसी साम्राज्यवाद के अंदर में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सती प्रथा जैसे कुरीति, बाल विवाह जैसे कुरीति, विधवा का न विवाह होना, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां समाज के अंदर में डिफॉर्मिटी, सोशल डिफॉर्मिटी इसी शासन काल में देखने को मिलता है। और बहुत सारे रिचुअलिज्म जो है की शुरुआत जो है इस शासन काल में देखने को, तो ये आपका डार्क फेजेस है गुप्ता साम्राज्य का। तो कुमारगुप्त वे एक वैष्णव धर्मावलंबी हुआ करते थे, धर्म सहिष्णुता नीति भी उन्होंने अपनाया और परिणाम ये हुआ कि यहां से वैष्णविज्म की शुरुआत बहुत तेजी से होती। सिंधु घाटी की सभ्यता को आप देखो, प्रकृति की पूजा की बात की गई है। आप वैदिक काल को देखो, वैदिक काल में प्रकृति की पूजा की बात की, अग्नि की पूजा की बात है, सोम की पूजा, सूर्य की पूजा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं जो गायत्री मंत्र है सूर्य की आदिति के लिए बनाया गया था। लेकिन उस वक्त तक किसी व्यक्ति की पूजा की बात नहीं हो रही थी। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी में वैष्णविज्म, शैविज्म, शाक्त संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय सनातन धर्म भी 3 भागों में विभक्त हो चुका था। शिव को मानने वाले शैव कहे जाते थे, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहे जाते थे, शक्ति की पूजा करने वाले शक्तिज्म कहा जाता था। तो इस प्रकार से संप्रदाय भिन्न तरीके से बन रहा था। तो ये चीजें आप इसके अंदर में देख सकते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी शुरुआत जो है, जिसकी स्थापना गुप्ता डायनेस्टी कुमार राजवंश के दौरान में ही हुई। अब बात करते हैं यहां से आगे की कहानी की, कि गुप्ता साम्राज्य के राजा स्कंदगुप्त की कहानी। क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद के समय जो है पुष्यमित्र ने गुप्ता एम्पायर पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र की कहानी, हमने उत्तर भारत का एक महान राजा के तौर पर पुष्यमित्र को माना जाता है। तो पुष्यमित्र कुमारगुप्त प्रथम के मृत्यु के बाद पुष्यमित्र ने गुप्ता एम्पायर पर आक्रमण कर दिया, है ना। लेकिन आप शुंगा साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैंने। शुंगा साम्राज्य वही जो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को खत्म करके, मौर्य वंश को खत्म करके शुंगा राजवंश की शुरुआत उन्होंने की थी, उसी की बात कर रहा हूं, उसी पुष्यमित्र की बात की जा रही है। तो वो शुंग साम्राज्य के संस्थापक भी पुष्यमित्र हुआ करते थे। कभी कभी किसी कहानी में यह भी सुनने को दंत कथाओं में मिलता है कि पुष्यमित्र ही राम हुआ करते थे। हालांकि ये दंत कथा है, हमारे एग्जाम और से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहां पर इस बात को देख सकते हैं कि 455 ईसा पूर्व में यहां पर पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक महान राजा था, जो कि मौर्य शासन काल, मौर्य के अंतिम राजा को हत्या करके उसने नई डायनेस्टी शुरू की थी। शुंग साम्राज्य के स्थापक भी था। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र के युद्ध में परास्त कर दिया। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया। और 455 ईसा पूर्व में यह गुप्त साम्राज्य के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ जाता है। तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। 12 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, 12 वर्षों तक साम्राज्य ये शासन उनके द्वारा किया जाता है। और बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वैसे ही ये कुमारगुप्त के पुत्र जिसको आप स्कंदगुप्त कहते हैं, स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य और क्रमादित्य आदि जैसी उपाधियों का धारण उन्होंने किया। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरता रहा, क्योंकि पुष्यमित्र ने आक्रमण किया, भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमण देखने को मिलता है इसमें। यहां तक कि उनके शासनकाल में काफी वर्षा हुई थी, है ना, जिसके कारण से मौर्य काल में जो बनी हुई जो सुदर्शन झील था, आपको मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल के दौरान जो है सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की स्थापना की गई थी रुद्रामन के द्वारा, जो कि आपका गिरनार के पत्थर पर शिलालेख पर यह बात लिखे गए हैं। गिरनार के पत्थर पर किसके? चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान में वहां का गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? रुद्रामन हुआ करता था। तो रुद्रामन वहां पर बना था मौर्य काल के शासन काल में सुदर्शन झील। वो सुदर्शन झील का बांध जो है टूट जाता है
आपके किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जिसके चलते 2 माह के भीतर स्कंद ने अपने प्रचुर धन, बहुत सारे धन को खर्चा करके अब पत्थरों को जुड़वाया और उस झील का पूर्ण निर्माण करवाती। एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि सुदर्शन लेक का पूर्ण निर्माण गुप्ता साम्राज्य के किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो वो आपका स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया। तो स्कंदगुप्त ने 2 माह के भीतर अपने प्रचुर धन को व्यय करके पत्थरों की जुड़ाई के द्वारा जो है उस झील के बांध का पूर्ण निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे अधिक परेशानी तब हुई जब स्कंदगुप्त के शासन काल में हुनों के कबीले लोगों ने आक्रमण कर दिया। हुन एक विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे, जंगली कबीला हुआ करते थे, और इन्हीं गुप्ता शासन काल में, इन्हीं के स्कंदगुप्त के दौरान जो है हुन जो है आक्रमण किया करता था। हुन लुटेरे थे, एक तरीके से आप कह सकते थे। एक लुटेरे मतलब एक ऐसी लुटेरी, एक जंगली जाति, जनजाति, जिसका मूल स्थान जो है वोल्गा, वोल्गा आपका नदी जो सी है आपका, वोल्गा के पूर्व में हुआ करता था। ये वोल्गा यूरोप में नदी है, मैं बात कर रहा हूं यूरोप की एक बड़ी नदी जो है वोल्गा रिवर है, उस इलाके से हुन भारत में आया करते थे। उस वक्त शासन में स्कंदगुप्त था और स्कंदगुप्त के शासन काल के दौरान इन लोगों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से स्कंदगुप्त बहुत ज्यादा परेशान रहते। आप पढ़िएगा स्कंदगुप्त और कालिदास की बहुत सारी एक कहानियां है, उस कहानी में भी आपको देखने को मिलता है। और बता दें कि ये जो हुन की एक शाखा हिंदू कुश पर्वत को पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख करता है, और ये हुन सबसे पहले गंधार पर कब्जा कर लेता है। अब गंधार पर कब्जा हो गया भाई, गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त सबसे ज्यादा परेशान इन हुनों से हुआ है और सबसे पहले गंधार पर इन लोगों ने कब्जा किया। लेकिन जब गुप्ता साम्राज्य पर जब हुनों के द्वारा आक्रमण हुआ, तो स्कंदगुप्त ने इन हुनों की आक्रमण पर इस जंगली जातियों का करारी शक्ति, उसको हुनों को हराया। पूरी सशक्तता, पूरी दृढ़ता के साथ उन हुनों के खिलाफ युद्ध किया, और परिणाम यह हुआ जिसके चलते 50 वर्षों तक हुनों ने भारत की तरह रुख नहीं किया। स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। हुन जो है वो आक्रमण तो किए, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन हुनों को पूरी सशक्तता के साथ, पूरी शक्ति के साथ जो है उसकी सामना की, और फिर 50 सालों तक हुन पूरी भारत पे फिर से लौटकर नहीं आए। इसी गुप्त राजवंश में स्कंदगुप्त की आखिरी और शक्तिशाली सम्राट के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी सम्राट आएंगे वो सम्राट उतने शक्तिशाली और प्रभावशाली सम्राट के तौर पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा स्कंदगुप्त एक बहुत ही उदार विचारधारा के शासक हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली इस गुप्त राजवंश का सब शक्तिशाली के सम्राट के तौर पर माना जाता है। साथ में इस प्रजा का सुख दुख के प्रति नियंत्रण और हमेशा चिंता इस बात से रहती थी। तो एक प्रतिष्ठित, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का राजा स्कंदगुप्त को माना जाता है। और फाइनली 467 ईसा के बाद जो है स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद गद्दी पर एक नई शासक उनके पुत्र के तौर पर स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर आते हैं। लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने प्रभावशाली आपके स्कंदगुप्त। तो इस तरीके से स्कंदगुप्त, तो आप देखिए अभी तक गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में प्रमुख राजाओं में आप देख सकते हैं। इसीलिए ये गुप्ता साम्राज्य को आपको स्वर्ण युग कहा जा रहा है। कहां से? श्रीगुप्त से शुरू हुआ, श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आपका ये नेपोलियन जिसको आप कहते हैं, समुद्रगुप्त, उसके बाद उसके द्वितीय, इस तरीके से आ रहे हैं। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद पुरुगुप्त राज सिंहासन की गद्दी पर बैठता है। स्कंदगुप्त का ही आपका पुरुगुप्त राज सिंहासन पर बैठता है, लेकिन पुरुगुप्त बुद्ध होने के कारण वो सुचारू ढंग से अपने शासन को नहीं चला पाया, क्योंकि पुरुगुप्त ने बौद्धिस्ट हुआ करते थे, बौद्ध उन्होंने अपना लिया था, और वो सुचारू ढंग से वो नहीं चला पाते, क्योंकि ये पुरुगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था।
ये कुमार गुप्त का पुत्र था, मतलब स्कंद गुप्त का ये सौतेला भाई आप कह सकते हैं। पुरु गुप्त कुमार गुप्त का पुत्र और स्कंद गुप्त का सौतेला भाई हुआ करते थे ये। लेकिन ये सुचारू ढंग से ये शासन प्रणाली व्यवस्था को नहीं चला पाए। परिणाम ये हुआ कि कुमार गुप्त द्वितीय तथा बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त और बलादित्य और पुरुगुप्त के ये सभी पुत्र थे। पुरुगुप्त के बाद 445 ईस्वी में कुमार गुप्त द्वितीय ने गुप्ता एम्पायर पर शासन की तथा कुमार गुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त 475 ईसा पूर्व से लेकर 495 ईसा पूर्व तक गुप्त राजवंश का शासक बनाए रहा। बुधगुप्त उसके बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त बलादित्य शासन संभाला। उसके बाद सभी पुत्र नरसिंहगुप्त और इन सभी पुत्रों में नरसिंहगुप्त बलादित्य सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी था। इन्होंने जंगली कबीले हूनों को निष्ठुरता राजा मिहिर कुल को भी पराजित कर दिया। यहां तक कि नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्ता को परम भागवत के रूप में भी माना जाता है। ये वैष्णविजन भी होते थे, है ना। मैं बताया कि कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त के बाद उतना प्रभावशाली राजा के तौर पर कोई नहीं है, लेकिन नरसिंह गुप्त जो है वो एक तरीके से शक्तिशाली थे। नरसिंह गुप्त के बाद जो बना कुमार गुप्त तृतीय मगध का राजा बना था। इसके बाद कुमार गुप्त तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त शासन पर बना। दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना। यहां तक कि असम नरेद सुवित बर्मन को भी उसने पराजित किया। तो यह सिलसिला जो है चलता रहा, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से इनके पूर्वजों के द्वारा इस शासन प्रणाली और गुप्ता साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा था। मतलब मौर्य के लास्ट की मौर्य की तरह भी यहां पर भी देखने को मिलता है। लेकिन कह सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे कमजोर थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे। निधन देवगुप्ता उसके बाद देख सकते हैं, और पर कमजोर ये सब थे, इसलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं कि चलिए हमने राजाओं की कहानी तो पढ़ ली, राजा महाराजाओं की कहानी, इससे बहुत सारे प्रश्न। इसमें सबसे प्रमुख आपको चंद्रगुप्त प्रथम, आपका समुद्रगुप्त, आप चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां तक कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, ये आपके प्रमुखता इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के प्रशासन प्रणाली की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। हमने कहा कहानी की बात की कि जब गुप्त प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज आप कह सकते हैं। आपने देखा भाई मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद एकत्रित करने वाला गुप्ता साम्राज्य ही रहा, लेकिन इसके प्रशासन जो है उस प्रशासन में विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। यहां तक कि अगर हम इसके शासन काल की बात करें तो वंशानुगत अनुदानों में यह अर्थव्यवस्था का अर्ध सामंती चरित्र को दर्शाता है। मतलब कह सकते हैं कि गुप्ता साम्राज्य के अंदर एक सामंतवाद के एक चरित्र या सामंतवाद के तस्वीर चित्रित देखने को मिलता है। मतलब ये साम्राज्य छोटे छोटे सामंतवादों में बटा हुआ था। आपने देखा था कि जब श्रीगुप्त जो है शासन जब चल रहे तो वाराणसी के राजा के अधीन में वो शासन चला रहे थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। श्रीगुप्त शुरुआती दौर में स्वतंत्रता चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू हुई है, उन्होंने अपना कार्यभार स्वतंत्रता रूप से चलाई। उस वक्त श्रीगुप्त और घटोत्कच वो सामंत हुआ करते थे। तो वंशानुगत अनुदानों का ये अर्थव्यवस्था यहां पर देखने को एक सामंती चरित्र जो है इस शासन काल में देखने को मिली है। यहां तक कि इसमें स्वयं शासित जनजाति और जनजातियों के राज्यों का एक संघ भी सम्मिलित है, जो कि गुप्त के प्रमुख अक्षरशाही शक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है। यहां तक कि इस प्रशासन में राजाओं का मंत्री परिषद के एक मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी। आप बताइए कि एक परिषद के अस्तित्व की बात करते हैं, प्रयाग स्तंभ शिलालेख।
अब प्रयाग स्तंभ शिलालेख में इसके बारे में काफी कुछ बात की गई है। वहां कहता है कि भाई प्रयाग शिलालेख में कहता है कि जो सिंहासन के लिए समुद्रगुप्त के चयन पर सभा और सदस्यों की प्रसन्नता की बात की गई है। यहां तक कि एक चीज देखने को मिलेगा कि गुप्त राजाओं ने महाद्वेज, सम्राट, एकाधिराज और चक्रवर्तिनी जैसे अधरंजित उपाधियों का भी धारण देखने को मिलता है ना। तो ये सारा उस चीज में आपको देखो, राजकुमार को नियुक्त करके प्रथा प्रचलन भी था कि राजकुमार नियुक्त किए, राजकुमार के बाद युवराज बनेगा, युवराज करने के बाद शासन प्रणाली उनके हाथ में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से था, है ना। यहां तक कि कुमार मात्य ने गुप्त के अधीन उच्च अधिकारियों की भर्ती भी की। मंत्री, सेनापति, न्याय ये सभी लोग उस वक्त हुआ करते थे। इसके साथ शांति युद्ध के संधि विग्रह मंत्री भी हुआ करते थे, है ना। एक तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि आपने देखा था कि संधि विग्रह का कार्यालय सबसे पहले समुद्रगुप्त के अधीन में था। समुद्रगुप्त के अधीन में संधि विग्रह का कार्यालय था, जिसके लिए हरिसेन जिन्हें प्रयाग प्रस्थि लिखा, तो हरिसेन उन्होंने इसी पद के लिए नियुक्त किया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे शाही महल के महाप्रतिहार, घुड़सवार सेना, तो ये तरह तरह के विभाग उस वक्त उन लोगों ने विभक्त कर रखा था, उन लोगों ने बांट रखा था। तो इस तरीके से थे आपका उस शासनकाल की प्रणाली आप देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुप्ता साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है, उस प्रशासनिक इकाई में कुछ प्रमुख चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करो, ये भुक्ति या भोग यानी कि प्रांत। तो राज्य का जो साम्राज्य है, गुप्ता साम्राज्य है, आज जैसे भारत देश है, तो भारत देश राज्यों में विभक्त है। भारत देश यूनियन ऑफ स्टेट है, बहुत सारे 28 राज्य हैं भारत के अंदर में, है ना। और वो भारत देश के अंदर में 28 राज्य हैं, और वो 28 राज्य मिलकर क्या बनता है, देश बनता है। वैसे ही गुप्ता साम्राज्य का जो प्रशासन इकाई था, वो सारे एक तरीके से प्रांत में, प्रोविनेंस में बटा हुआ था, और उस प्रोविनेंस को हम भुक्ति भोग कहते हैं, है ना। भुक्ति और भोग यानी कि प्रांत। तो गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या था, भुक्ति था, भोग था, तो उसके प्रशासन का। और उस भुक्ति भोग का वो एक अधिकारी होता था, एक हेड होता था। जैसे राज्य का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है, हेड ऑफ स्टेट राज्यपाल होता है, हालांकि रियल नहीं है बट आपका हो। तो वैसे ही उपारिका या भोगापति, सो भोगपति भुक्ति का हेड होता था, है ना। गुप्ता साम्राज्य के प्रशासनिक यूनिट में जो प्रोविनेंस है, जो प्रांत है, उस प्रांत का हेड उपारिका होता था। तो उपारिका और भोगपति। वहीं पर विशा यानी कि जिला, आज भी है। राज्य किसमें विभक्त है, जिलाओं में विभक्त है ना। और जिला का हेड कौन होता है, जिलाध्यक्ष होता है, जिलाधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कह सकते हैं। वैसे ही भोग जो था, है ना, प्रांत विशा में विभक्त था, यानी कि जिला में विभक्त था, और उस जिला का हेड विषयपति या आयुक्त होता था। आज भी होता है जिला आयुक्त, है ना। आयुक्त संग्रहालय आपको देखने को मिलता है। वैसे ही विशा जो है के बाद विधिक आता था, जिसको नगर और शहर कहते हैं, और नगर का हेड नगरपति या पुरुपाला कहते थे, इसको पुरुपाला या नगरपति। और ये जो नगर, उसके बाद ग्राम, जिसको आप यानी कि गांव कहते हैं, और गांव का जो हेड होता है उसको ग्रामिका कहते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके पूछते हैं, सारे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, इनमें आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि उपारिका क्या होता है, भोगपति क्या होता है, नगर क्या होता है, ग्रामिका क्या होता है, विषयपति क्या होता है, आयुक्त क्या होता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना। तो बेहतर है कि इन सभी चीजों को आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि भाई ये फैक्चुअल डेटा है। एक दो बार इसको आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको आ जाएगी। अब थोड़ी बात करते हैं कि गुप्ता काल के प्रांत को हमने कहा कि भुक्ति कहा गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भुक्ति थे। जैसे कौन कौन सा भुक्ति गुप्ता शासनकाल के दौरान में था, जैसे उस वक्त का भुक्ते में पूर्वी मालवा हुआ, पश्चिमी मालवा, मगध हुआ, वर्धमान हुआ,
है ना। पूर्ववर्धन हुआ, तेरा भुक्ति, उतेरन बिहार, सौराष्ट्र, वर्धमान और ये मगध, ये सारे क्या थे, उस वक्त के भुक्ति थे, प्रोविनेंस थे, राज्य हुआ करते थे, है ना, जैसा कि आज होता है। और शहर का प्रदर्शन के लिए परिषद बनता था। आज भी नगर परिषद होता है, उस वक्त भी नगर परिषद हुआ करता था, लेकिन इस परिषद को पौर कहा जाता था। उस परिषद को क्या बोलते थे, पौर कहते थे, जिसमें आपके नगर निगम के अध्यक्ष थे, वहां मुख्य लेखाकार भी हुआ करता था, कारीगर के एक प्रतिनिधि भी होता था, व्यापारी के श्रेणी के लिए मुख्य प्रतिनिधि होता था। तो इस प्रकार की प्रणाली उस वक्त गुप्ता डायनेस्टी के दौरान में देखने को मिलता है। यहां तक कि इस गुप्ता काल में पहला की अगर बात करें, पहली बार नागरिक और आपराधिक कानून को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब नागरिक और आपराधिक कानून भी उस शासन काल के दौरान में वो देखने को मिलता है, उसको परिभाषित किए गए हैं। गुप्त राजा मुक्त रूप से भूमि राजस्व पर निर्भर होता था। गुप्ता राजा यहां तक कि 1/4 और 1/6 के बीच में उत्पादन के ऊपर कर संचित करते थे। यहां तक कि गुप्त काल के सेना जब ग्रामीण इलाकों से गुजरते थे तो उन लोगों के द्वारा सेनाओं को खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, जिसे उसे सेना भक्त कहते। कि अगर सेना ग्राम से होकर गुजर रही है और मान लिया कि उसी गांव के आसपास में सेनाओं का ठहराव हुआ, तो उस ग्राम के लोग जो है उन सेनाओं के लिए खातिरदारी करते हैं। आज भी इंडियन आर्मी को लेकर होता है उस चीजों के, तो वैसे उस तरीके को हम सेना भक्त कहा करते थे उस वक्त गुप्ता डायनेस्टी के दौरान में। तो ये चीजें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि गुप्ता एम्पायर की अर्थव्यवस्था की बात कर लेते कि आखिर अर्थव्यवस्था उस वक्त की क्या थी, उसकी कैसी इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी की बात करें तो उसमें एक होता है भागा। भागा मतलब यहां पर आप भी है, भाग का मतलब पाठ होता है। तो उत्पादन जो किसान जो लोग जो है उत्पादन करते थे, उस उत्पादन में राजाओं का एक प्रथागत हिस्सेदारी समान रूप से होती थी। उसी हिस्सेदारी को भागा कहते हैं। आज भी आप डिवीजन पढ़ते हैं, भागा पढ़ते हैं, तो भाई एक मान लिया कि 1/8 भाग, तो भागा क्या था भाई कि आपने जितना उत्पादन किया उस उत्पादन का 1/6 भाग जो है राजा के खजाने में चला जाता था। तो उत्पादन राजाओं की प्रथागत हिस्सेदारी रूप में होती थी और उत्पादन का 1/6 हिस्सा होता था राजा के लिए, जो कि सभी किसानों के द्वारा क्या किए जाते थे, भुगतान किए जाते थे, और उसी भुगतान को भागा बोलते हैं, भागा, है ना। उसी प्रकार से अब मान लिया कि जो किसान अनाज उगा रहे हैं, जो किसान सब कुछ अनाज हुआ मतलब दाल चावल इस प्रकार से उगा रहे हैं, तो उनके लिए तो चलो 1/6 भाग हिस्सेदारी के तौर पर होता है। और मान लिया कि जंगलों में या फिर कोई फल का उत्पादन कर रहा है, आग की लकड़ी की जरूरत है, फूलों आदि की अधिक आपूर्ति के लिए, जिसे ग्रामीण को राजा को प्रस्तुत करना पड़ता है, उसे भोगा कहते थे। तो जो मान लिया कि लकड़ी जिसके अधीन में है, जिसमें फल फूल है ये सब, तो वो भी कुछ हिस्सा जो है राजाओं को देता था, तो उसको भोगा बोलते थे, भोगा। और तीसरा जो है बाली। बाली जो है कई बार प्रश्न पूछे गए, यहां तक कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी बाली के बारे में काफी प्रश्न पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में भी बाली की बात की गई है। तो बाली जो है मूल रूप से यह राजा के लिए लोगों द्वारा एक स्वेच्छित पेशकश होता है, वॉलंटरी, एक तरीके से पेशकश के तौर पर उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में एक तरीके से जरूरत बन जाता है, एक अनिवार्य हो जाता है। तो गुप्ता काल के दौरान में एक आप कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त और दमनकारी जो प्रतीत होने वाला अगर आर्थिक जो टैक्स होता था, ये इकोनॉमिक टैक्स है एक तरीके से, जिसको आप बाली कहते हैं। बाली जैसे देखा ना कि भाई सती प्रथा की कहानी क्या है। सती प्रथा में इस तरीके से गुप्ता काल के दौरान में शुरू हुआ। एक राजा एक युद्ध में सेनापति युद्ध के लिए जाता है और सेनापति से उसकी पत्नी जो है बेहद प्रेम करती, बहुत ज्यादा टू मच, बेइंतहा मोहब्बत था उस पति पत्नी के बीच में सेनापति और उस युद्ध में सेनापति की मृत्यु हो जाती है। परिणाम ये होता है कि उस पत्नी के लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता। उनको लगता है कि अब पृथ्वी पर हमारे पति के अलावा और कोई नहीं था, तो उन्होंने स्वेच्छा से ही अपने शरीर का दाह किया, सती किया, और वहां से शुरू हुआ सती प्रथा। अब लोगों को लगा कि भाई ये महिला इतनी स्वेच्छा से उन्होंने अपने शरीर को दाह किया, वो तो प्रेम था उनके प्रति, वो अटैचमेंट था।
तो बाकी अन्य महिलाओं को भी लगने लगा क्या कि वो अपने पति से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये जो स्वेच्छा जो था, वो वॉलंटरी जो थी, वो एक ट्रेडिशन, एक कस्टम में परिवर्तन हो जाता है और परिणाम ये हुआ कि ये प्रथा में तब्दील हुआ। ये सती प्रथा बन गई, जो समाज की सबसे बड़ी कुरीति थी, जो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा जो है इस प्रथा का उन्मूलन किया गया। वैसे ही जो बाली जो था शुरुआती दौर में राजा के लिए एक स्वैच्छिक पेशकश हुआ करता था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है ये अनिवार्य हो गया, है ना, एक तरीके से दमनकारी के तौर पर। वही प्रकार से ऊपरी कर, तो ऊपरी कर जहां वे सभी विषयों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है, उसी को ऊपरी कर। भारत में भी आप देखो, भारत की अर्थव्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सेज है, सर चार्जेस लगते हैं कि मान लिया अगर आपका इनकम एक लेवल से अधिक है तो आपको सरचार्ज लगेगा, उपकर लगेगा। तो उस वक्त भी ऊपरी कर हुआ करता था, उस वक्त भी ऊपरी कर देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गुप्ता साम्राज्य को पूरी ही संपूर्णता के साथ समाप्त किया। हमने सभी राजाओं के बारे में पढ़ा प्रॉपर तरीके से, हमने गुप्ता साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि को भी हमने समझा, वहां के आप कह सकते हैं कि गुप्ता उपाय की इकोनॉमिक्स को भी हमने पढ़ा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी, प्रशासनिक इकाई को भी हमने समझा। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है ना। तो इसी प्रकार से आप इस गुप्ता डायनेस्टी के दोनों पार्ट को आप देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी प्रकार का आप एग्जाम हो, पीसीएस हो, सिविल सर्विसेज है, जो भी है, इसकी 100% गारंटी है। आप इसको पढ़े, सुने, बार बार समझे, नोट्स बनाए। बाकी फिर से हम एक नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बेहतर होगा इंतजार करने से बेहतर कि आप बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपको मिलते हैं। थैंक यू।